सिंगापुर से उड़ान भरने वाला एक यात्री विमान अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा था। शुरुआत में सब कुछ बिल्कुल सामान्य था। कोई खिड़की से बादलों का नजारा देख रहा था, कोई संगीत सुन रहा था तो कोई आराम से सो रहा था। किसी को भी अंदाजा नहीं था कि कुछ ही देर में उनकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उड़ान को लगभग 30 मिनट ही हुए थे कि अचानक मौसम ने खतरनाक रूप ले लिया। घने काले बादल, तेज हवाएं और भयंकर टर्बुलेंस के कारण पूरा विमान जोर जोर से हिलने लगा। यात्रियों में घबराहट फैल गई। कॉकपिट में बैठे पायलट ने तुरंत कंट्रोल टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन खराब मौसम ने रेडियो सिग्नल पूरी तरह ठप कर दिए थे। अब उसके सामने सिर्फ एक ही रास्ता बचा था, किसी सुरक्षित जगह पर इमरजेंसी लैंडिंग करना। काफी मशक्कत के बाद पायलट को समुद्र के बीच एक छोटा सा सुनसान द्वीप दिखाई देता है। जोखिम उठाते हुए वह वहीं विमान उतार देता है। हैरानी की बात यह थी कि इतनी मुश्किल लैंडिंग के बावजूद सभी यात्री सुरक्षित बच जाते हैं। लेकिन असली मुसीबत तो अब शुरू होने वाली थी। उसी द्वीप पर मौजूद एक रहस्यमयी व्यक्ति दूर से इस विमान को उतरते हुए देख लेता है। वह तुरंत अपने मालिक को सूचना देता है कि एक विदेशी यात्री विमान यहाँ फंस चुका है और उसमें अलग अलग देशों के बहुत से लोग मौजूद हैं। खबर सुनते ही उसका मालिक उसे इनाम के तौर पर पैसे देता है, मानो वह इसी पल का इंतजार कर रहा हो। आखिर ये लोग कौन हैं? इस वीरान द्वीप पर इनका असली मकसद क्या है? और क्या विमान के यात्री यहाँ से सुरक्षित निकल पाएंगे, या फिर ये द्वीप उनकी जिंदगी की आखिरी मंजिल बन जाएगा? इन सवालों के जवाब जानने के लिए हमें कहानी को लगभग आधा घंटा पीछे ले जाना होगा। कहानी हमें फिर से सिंगापुर एयरपोर्ट पर ले जाती है, जहां अनुभवी पायलट ब्रैड अपनी फ्लाइट के लिए तेजी से विमान की ओर बढ़ रहा है। रास्ते में वह अपनी बेटी से वीडियो कॉल पर बात कर रहा होता है। उसकी बेटी काफी चिंतित दिखाई देती है। वह कहती है कि सुबह की खबरों में बताया गया है कि जिस रूट पर आप उड़ान भरने वाले हैं वहां मौसम बेहद खराब हो चुका है। कई फ्लाइट्स पहले ही रद्द कर दी गई हैं, इसलिए आप भी यह सफर छोड़कर घर वापस आ जाइए। ब्रैड अपनी बेटी को भरोसा दिलाते हुए मुस्कुराता है। वह कहता है कि इतने वर्षों के अनुभव में उसने इससे भी कठिन मौसम का सामना किया है और हमेशा यात्रियों को सुरक्षित उनकी मंजिल तक पहुंचाया है। वह वादा करता है कि यह उड़ान खत्म होते ही जल्द घर लौट आएगा। पिता की बात सुनकर बेटी की चिंता थोड़ी कम हो जाती है और वह मुस्कुराते हुए कॉल समाप्त कर देती है। कॉल खत्म होने के बाद ब्रैड विमान के कॉकपिट में पहुंचता है, जहां उसका को पायलट पहले से सभी जरूरी तैयारियां पूरी कर चुका होता है। दोनों अंतिम जांच शुरू करते हैं, बिना यह जाने कि कुछ ही देर में उनकी सबसे कठिन परीक्षा उनका इंतजार कर रही है। को पायलट की घबराहट उसके चेहरे से साफ झलक रही थी। वजह यह थी कि आज वह पहली बार किसी कमर्शियल फ्लाइट में उड़ान भरने वाला था। उसकी बेचैनी देखकर ब्रैड उसे हिम्मत देता है और कहता है कि घबराने की जरूरत नहीं है, सब कुछ ठीक रहेगा। उसी समय एक एयर होस्टेस कॉकपिट में आती है और ब्रैड को बताती है कि बाहर कोई सरकारी अधिकारी उनसे जरूरी मुलाकात करना चाहता है। ब्रैड तुरंत विमान से बाहर निकलता है, जहां एक पुलिस अधिकारी उसका इंतजार कर रहा होता है। अफसर बिना समय गंवाए बताता है कि एक खास सुरक्षा कारण की वजह से उन्हें एक खतरनाक अपराधी को इसी फ्लाइट से दूसरे देश भेजना है। उस कैदी का नाम टोनी था। वह कई संगीन अपराधों में दोषी साबित हो चुका था और अब उसे ऐसी हाई सिक्योरिटी जेल में ले जाया जा रहा था जहां उसे बाकी जिंदगी कैद में रहना था। अधिकारी कहता है कि उन्होंने यह जिम्मेदारी ब्रैड को इसलिए सौंपी है क्योंकि वह अनुभवी है और मुश्किल हालात में भी सही फैसले लेने के लिए जाना जाता है। ब्रैड इस अतिरिक्त जिम्मेदारी को स्वीकार कर लेता है। यात्रियों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए टोनी को विमान की सबसे पिछली सीट पर कड़ी निगरानी में बैठाया जाता है। इसके बाद बाकी सभी यात्री भी अपनी अपनी सीट संभाल लेते हैं। क्रू अंतिम सुरक्षा जांच पूरी करता है और हर सिस्टम के सही होने की पुष्टि मिलते ही ब्रैड विमान को रनवे से उड़ाकर आसमान की ओर ले जाता है। कुछ समय बाद विमान अपनी तय ऊंचाई पर पहुंच जाता है। ब्रैड ऑटो पायलट चालू कर देता है और माहौल थोड़ा शांत हो जाता है। इसी दौरान वह अपने को पायलट से परिवार की बातें करने लगता है। अपने मोबाइल में बेटी की तस्वीर दिखाते हुए वह मुस्कुराकर कहता है कि उसकी बेटी ही उसकी पूरी दुनिया है और दोनों हमेशा एक दूसरे का सहारा रहे हैं। विमान के केबिन में भी सब कुछ सामान्य था। यात्री आराम से सफर का आनंद ले रहे थे। कोई किताब पढ़ रहा था, कोई फिल्म देख रहा था, तो कोई आंखें बंद करके आराम कर रहा था। किसी के मन में जरा भी शक नहीं था कि कुछ ही मिनटों में यह शांत सफर डरावने संघर्ष में बदल जाएगा। इसी बीच मौसम अचानक करवट लेता है। दूर दूर तक काले बादल छा जाते हैं और विमान को हल्के हल्के झटके महसूस होने लगते हैं। ब्रैड तुरंत सतर्क हो जाता है। उसके अनुभव ने उसे संकेत दे दिया था कि आगे हालात और बिगड़ सकते हैं। वह बिना देर किए इंटरकॉम पर सभी यात्रियों से अपनी सीट बेल्ट कस कर बांधने की अपील करता है। साथ ही कंट्रोल टावर से संपर्क स्थापित करने की कोशिश करता है, लेकिन खराब मौसम की वजह से रेडियो सिग्नल पूरी
पूरी तरह बाधित हो चुके थे। कॉकपिट में सन्नाटा छा जाता है क्योंकि अब जमीन से कोई संपर्क नहीं रह गया था। तभी अचानक आसमान को चीरती हुई एक तेज बिजली सीधे विमान से टकरा जाती है। जोरदार धमाके के साथ पूरा जहाज बुरी तरह कांप उठता है और हर तरफ अफरा तफरी मच जाती है। ब्रैड ये सुनिश्चित करने के लिए कॉकपिट से बाहर निकलता है कि सभी यात्री सुरक्षित हैं या नहीं। वह पूरे केबिन पर एक नजर डालता है। लोग डरे हुए जरूर थे, लेकिन अभी तक कोई गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था। यह देखकर उसे थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन यह राहत ज्यादा देर टिक नहीं पाती। अचानक विमान की लाइटें टिमटिमाने लगती हैं और फिर एक एक करके बंद होने लगती हैं। उसी समय विमान को पहले से भी ज्यादा खतरनाक झटके लगते हैं। एक तेज झटके के कारण ब्रैड अपना संतुलन खो देता है और उसका सिर केबिन की छत से जोर से टकरा जाता है। चोट लगने से उसके माथे से खून निकलने लगता है और वह फर्श पर गिर पड़ता है। विमान की हालत लगातार बिगड़ती देख यात्रियों में दहशत फैल जाती है। चारों ओर चीख पुकार गूंजने लगती है। ब्रैड दर्द की परवाह किए बिना तुरंत उठता है और लड़खड़ाते हुए वापस कॉकपिट में पहुंच जाता है। वहां वह अपने को पायलट के साथ मिलकर विमान को नियंत्रित करने की पूरी कोशिश करता है। बाहर घने बादलों ने दृश्यता लगभग खत्म कर दी थी और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या है। स्थिति की गंभीरता को समझते हुए ब्रैड कहता है कि अगर विमान को जल्द नीचे नहीं लाया गया तो अगला झटका इसे हवा में ही तबाह कर सकता है। दोनों तुरंत विमान की ऊंचाई कम करना शुरू कर देते हैं। जैसे ही जहाज तेजी से नीचे उतरने लगता है, केबिन में बैठे यात्रियों का डर और बढ़ जाता है। कई लोग घबराकर जोर जोर से चीखने लगते हैं। इसी अफरा तफरी के बीच टोनी की निगरानी कर रहा पुलिस अधिकारी अपना मोबाइल गिरा देता है। उसे उठाने के लिए वह जल्दबाजी में सीट बेल्ट खोल देता है। ये देखकर एक एयर होस्टेस उसकी मदद के लिए आगे बढ़ती है और वह भी अपनी बेल्ट खोल देती है। लेकिन उसी पल विमान एक और जबरदस्त झटका खाता है। तेजी से नीचे उतरते विमान के भीतर दोनों अपना संतुलन खो देते हैं और हवा में उछलकर पूरी ताकत से छत से टकरा जाते हैं। टक्कर इतनी भयानक होती है कि दोनों की वहीं मौत हो जाती है। कुछ देर बाद विमान बादलों की परत से नीचे निकल आता है। काफी संघर्ष के बाद ब्रैड और उसका साथी जहाज पर दोबारा कुछ हद तक नियंत्रण हासिल कर लेते हैं। हालांकि अब विमान बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुका था। इंजन में इतनी क्षमता नहीं बची थी कि वह किसी एयरपोर्ट तक सुरक्षित पहुंच सके। हालात को देखते हुए ब्रैड समुद्र में नियंत्रित क्रैश लैंडिंग की तैयारी करने लगता है। तभी उसकी नजर दूर दिखाई दे रहे एक छोटे से द्वीप पर पड़ती है। उम्मीद की आखिरी किरण देखते ही वह बिना देर किए विमान का रुख उसी द्वीप की ओर मोड़ देता है। बेहद कठिन हालात और लगातार खतरे के बीच आखिरकार ब्रैड विमान को उस छोटे से द्वीप की सड़क पर उतारने में सफल हो जाता है। लैंडिंग बेहद जोखिम भरी थी, लेकिन किस्मत उनका साथ देती है। विमान में मौजूद सभी यात्री सुरक्षित बाहर निकल आते हैं और किसी को भी गंभीर चोट नहीं लगती। जैसे ही लोग राहत की सांस लेते हैं, तभी विमान के पिछले हिस्से से चिंगारियां निकलने लगती हैं। वहां हुए एक छोटे से शॉर्ट सर्किट को देखकर ब्रैड समझ जाता है कि सिस्टम में अभी थोड़ी बहुत बिजली बाकी है। यही उम्मीद उनके लिए सबसे बड़ी ताकत बन जाती है, क्योंकि इसका मतलब था कि विमान पूरी तरह निष्क्रिय नहीं हुआ है। कुछ देर बाद एक एयर होस्टेस भारी मन से ब्रैड के पास आती है। वह बताती है कि जिस पुलिस अधिकारी की निगरानी में कैदी टोनी सफर कर रहा था और उसकी मदद के लिए आगे बढ़ी एयर होस्टेस, दोनों उस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं। ये खबर सुनते ही ब्रैड कुछ पल के लिए खामोश हो जाता है। वह जानता था कि इस उड़ान ने 2 निर्दोष लोगों की जिंदगी छीन ली है। उधर एयरलाइन के ऑपरेशन सेंटर में अचानक अलर्ट बज उठता है। कंपनी का एक विमान रडार स्क्रीन से गायब हो चुका था। रेडियो संपर्क पहले ही टूट चुका था, इसलिए किसी को यह भी नहीं पता था कि विमान सुरक्षित है या किसी बड़े हादसे का शिकार हो गया है। हालात की गंभीरता को देखते हुए कंपनी का मालिक बिना देर किए स्कार्सडेल नाम के अनुभवी रेस्क्यू स्पेशलिस्ट को जिम्मेदारी सौंप देता है। वह उससे कहता है कि किसी भी कीमत पर विमान का पता लगाओ और वहां मौजूद हर यात्री और क्रू मेंबर की स्थिति की जानकारी लेकर आओ। रेस्क्यू टीम तुरंत अपनी जांच शुरू कर देती है। दूसरी ओर द्वीप पर फंसे यात्री लगातार सवाल पूछ रहे थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें इस सुनसान जगह पर क्यों उतरना पड़ा और अब आगे क्या होगा। माहौल में बेचैनी बढ़ती जा रही थी। ब्रैड सभी लोगों को एक जगह इकट्ठा करता है और शांत रहने की अपील करता है। वह उन्हें समझाता है कि खराब मौसम और तकनीकी खराबी की वजह से इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ी। वह यह भी बताता है कि विमान में अभी थोड़ी बिजली मौजूद है, इसलिए सिस्टम को दोबारा
चालू करने की कोशिश की जाएगी। साथ ही वह भरोसा दिलाता है कि जैसे ही मदद पहुंचेगी सभी को यहां से सुरक्षित निकाल लिया जाएगा। इसके बाद ब्रैड और उसका को पायलट विमान की जांच शुरू करते हैं, लेकिन थोड़ी देर में उन्हें एहसास हो जाता है कि बची हुई बिजली इतनी कम है कि विमान को दोबारा उड़ाना फिलहाल नामुमकिन है। अब उनके पास सिर्फ एक ही उम्मीद थी, बाहरी सहायता। अपनी स्थिति समझने के लिए दोनों नक्शा खोलते हैं और अनुमान लगाने की कोशिश करते हैं कि वे आखिर किस जगह आ पहुंचे हैं। जैसे ही को पायलट नक्शे पर उनकी लोकेशन पहचानता है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है। घबराई हुई आवाज में वह ब्रैड को बताता है कि वे किसी सामान्य द्वीप पर नहीं बल्कि एक ऐसे निजी इलाके में फंसे हैं जहां वर्षों से हथियारबंद विद्रोहियों का कब्जा है। यह लोग किसी भी सरकार या कानून को नहीं मानते और बाहरी लोगों को अपनी सीमा में जिंदा छोड़ना पसंद नहीं करते। अगर उन्हें विमान और उसके यात्रियों के बारे में पता चल गया तो यहाँ मौजूद हर इंसान की जान खतरे में पड़ सकती है। को पायलट की बात सुनने के बाद ब्रैड समझ जाता है कि अब समय गंवाने की कोई गुंजाइश नहीं है। वह कहता है कि चाहे हालात कितने भी खतरनाक क्यों न हो, किसी भी तरह बाहरी दुनिया तक संदेश पहुंचाना ही होगा। अगर रेस्क्यू टीम को उनकी सही लोकेशन नहीं मिली तो यहां से जिंदा निकलना लगभग नामुमकिन होगा। दोनों तुरंत विमान के रेडियो सिस्टम को दोबारा चालू करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बिजली गिरने से उसके अंदर के जरूरी सर्किट पूरी तरह जल चुके थे। थोड़ी ही देर में उन्हें साफ हो जाता है कि इस उपकरण से अब कोई संपर्क स्थापित नहीं किया जा सकता। ब्रैड वापस यात्रियों के बीच पहुंचता है और उन्हें पूरी स्थिति समझाता है। वह बताता है कि विमान का संचार तंत्र पूरी तरह नष्ट हो चुका है, इसलिए मदद के लिए संदेश भेजना फिलहाल संभव नहीं है। हालांकि वह सभी को भरोसा दिलाता है कि वह द्वीप के दूसरे हिस्से में जाकर कोई दूसरा रेडियो या संचार का साधन तलाश करेगा ताकि कंट्रोल टावर तक उनकी लोकेशन पहुंचाई जा सके। इसके बाद वह ऐसा फैसला लेता है जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह जाता है। ब्रैड कैदी टोनी की हथकड़ियां खुलवा देता है और घोषणा करता है कि इस मिशन पर वही उसके साथ जाएगा। यात्रियों को यह फैसला बिल्कुल पसंद नहीं आता, लेकिन ब्रैड अपने निर्णय पर अटल रहता है। रवाना होने से पहले वह अपने को पायलट को विमान के पास रुकने का आदेश देता है। उसकी जिम्मेदारी थी कि वह बची हुई बिजली और बाकी सिस्टम को जितना हो सके चालू रखने की कोशिश करे। इसके बाद ब्रैड और टोनी घने जंगल की ओर बढ़ जाते हैं, जहां शायद उन्हें कोई संचार सुविधा मिल सके। रास्ते में टोनी शांत स्वर में ब्रैड का धन्यवाद करता है। वह कहता है कि इतने लोगों के सामने उस पर भरोसा करना आसान फैसला नहीं था। ब्रैड कोई जवाब नहीं देता और बस अपने लक्ष्य पर ध्यान रखते हुए आगे बढ़ता रहता है। उधर उसी द्वीप के एक दूसरे इलाके में हथियारबंद उग्रवादियों का अड्डा दिखाई देता है। तभी उनका एक आदमी भागता हुआ अपने सरगना के पास पहुंचता है और बताता है कि एक विदेशी यात्री विमान इस द्वीप पर उतर चुका है। उसमें अलग अलग देशों के कई लोग मौजूद हैं। यह खबर सुनते ही सरगना के चेहरे पर लालच भरी मुस्कान फैल जाती है। वह सूचना लाने वाले आदमी को इनाम देता है और अपने सभी साथियों को हथियार लेकर तुरंत तैयार होने का आदेश देता है। साफ था कि वे इन बेबस यात्रियों को आसान शिकार मान चुके थे। इधर जंगल के बीच ब्रैड और टोनी लगातार आगे बढ़ रहे थे। चलते चलते टोनी आखिर पूछ ही लेता है कि तुमने मुझे आजादी क्यों दी? आखिर तुम्हें कैसे यकीन हुआ कि मैं भागूंगा नहीं? ब्रैड बिना रुके जवाब देता है कि इस समय उसके सामने सबसे बड़ी जिम्मेदारी विमान में मौजूद निर्दोष लोगों की जान बचाना है। अगर आगे सचमुच हथियारबंद लोग मौजूद हैं तो अकेले उनका सामना करना संभव नहीं होगा। उसे किसी ऐसे इंसान की जरूरत है जिसे लड़ाई का अनुभव हो। यह सुनकर टोनी बताता है कि अपराधी बनने से पहले वह कई साल तक अमेरिकी सेना में रह चुका है और कठिन ऑपरेशनों का हिस्सा रहा है, इसलिए खतरनाक हालात उसके लिए नए नहीं हैं। दोनों बातचीत करते हुए जंगल के अंदर बढ़ते रहते हैं। तभी अचानक ब्रैड को एहसास होता है कि पीछे से टोनी की आवाज आनी बंद हो गई है। वह तुरंत रुककर पीछे मुड़ता है और सामने का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। जब ब्रैड घबरा कर पीछे देखता है तो टोनी कहीं दिखाई नहीं देता। कुछ ही पलों में उसे समझ आ जाता है कि टोनी मौका मिलते ही वहां से निकल चुका है। अब उसके पास अकेले आगे बढ़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा था। घने जंगल को पार करते हुए ब्रैड एक सुनसान और जर्जर फैक्ट्री तक पहुंचता है। उसे उम्मीद थी कि शायद वहां किसी तरह का संचार उपकरण मिल जाए। अंदर तलाश करने पर उसे एक पुराना लैंडलाइन फोन दिखाई देता है। पहली नजर में वह पूरी तरह बेकार लगता है, लेकिन ब्रैड हार नहीं मानता। वह दीवार से निकले तारों को जोड़कर उसे चालू करने की कोशिश करता है। कुछ देर की मेहनत के बाद फोन में जान आ जाती है। वह तुरंत अपनी एयरलाइन की इमरजेंसी हेल्पलाइन पर कॉल करता है और तेजी से अपनी लोकेशन और दुर्घटना की पूरी जानकारी देने लगता है। लेकिन लाइन इतनी खराब थी कि दूसरी तरफ मौजूद कर्मचारी उसकी बात साफ सुन ही नहीं पा रहे थे। कुछ सेकंड की कोशिश के बाद कॉल टूट जाती है और संपर्क फिर से खत्म हो जाता है।
ब्रैड कुछ पल सोचता है और फिर उसे एक नया तरीका सूझता है। वह अपनी बेटी को फोन मिलाता है। जैसे तैसे बात जुड़ने पर वह उससे कहता है कि उसकी बताई हुई सारी जानकारी तुरंत लिखकर एयरलाइन के ऑफिस तक पहुंचा दे ताकि रेस्क्यू टीम को सही स्थान का पता चल सके। लेकिन कॉल अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि पीछे से एक अज्ञात व्यक्ति उस पर हमला कर देता है। अचानक हुए हमले से ब्रैड संभल नहीं पाता, फिर भी वह पूरी ताकत लगाकर मुकाबला करता है। काफी संघर्ष के बाद वह हमलावर को काबू कर लेता है और उसे बेहोश कर देता है। उसी समय उसे किसी और के कदमों की आहट सुनाई देती है। खतरा समझकर वह तुरंत छिप जाता है और सही मौके का इंतजार करने लगता है। कुछ ही क्षण बाद कमरे में आने वाला व्यक्ति सामने आता है और ब्रैड हैरान रह जाता है। वह कोई दुश्मन नहीं बल्कि टोनी था। उसके कपड़ों पर लड़ाई के निशान थे और उसके हाथ में कई हथियार थे। साफ था कि रास्ते में उसने कई हमलावरों का सामना किया था। टोनी शांत आवाज में ब्रैड को बाहर आने के लिए कहता है और अपनी सुरक्षा के लिए उसे भी एक बंदूक थमा देता है। अब दोनों साथ मिलकर फैक्ट्री के निचले हिस्से की तलाशी लेते हैं। वहां उन्हें एक कैमरा और कुछ बिखरे हुए दस्तावेज मिलते हैं। कैमरे की रिकॉर्डिंग और आसपास पड़े पासपोर्ट देखकर उनके सामने इस द्वीप का भयानक सच खुल जाता है। उन्हें पता चलता है कि यहाँ मौजूद हथियारबंद गिरोह विदेशी लोगों का अपहरण करता है और उनके परिवारों से भारी फिरौती वसूलता है। लेकिन पैसे मिलने के बाद भी वे किसी को जिंदा नहीं छोड़ते, बल्कि सभी बंधकों की हत्या कर देते हैं ताकि कोई गवाह न बचे। यह सच्चाई सामने आते ही ब्रैड के चेहरे की चिंता और बढ़ जाती है। उसे एहसास हो जाता है कि अगर आतंकवादियों को विमान में फंसे यात्रियों का पता चल गया तो उनकी जान भी गंभीर खतरे में पड़ जाएगी। बिना एक पल गंवाए दोनों फैक्ट्री से बाहर निकलते हैं। बाहर पहुंचते ही उनकी नजर एक वाहन पर पड़ती है। ब्रैड पहचान जाता है कि यह उसी हमलावर का वाहन है जिससे उसका कुछ देर पहले सामना हुआ था। अब यही गाड़ी उनके लिए समय के खिलाफ शुरू होने वाली अगली दौड़ का सबसे अहम जरिया बनने वाली थी। ब्रैड और टोनी बिना समय गंवाए बाहर खड़ी गाड़ी में बैठते हैं और पूरी रफ्तार से विमान की दिशा में निकल पड़ते हैं। दोनों को अंदाजा था कि हर बीतता हुआ मिनट यात्रियों के लिए खतरा बढ़ा रहा है। उधर विमान के पास मौजूद सभी यात्री उम्मीद लगाए बैठे थे कि ब्रैड जल्द ही मदद लेकर लौटेगा। तभी दूर से किसी वाहन के इंजन की आवाज सुनाई देती है। लोगों के चेहरों पर राहत की झलक आ जाती है। उन्हें लगता है कि आखिरकार रेस्क्यू टीम उन्हें लेने पहुंच गई है। लेकिन अगले ही पल उनकी सारी उम्मीद टूट जाती है। वह कोई बचाव दल नहीं बल्कि हथियारों से लैस उग्रवादियों का गिरोह था। वहां पहुंचते ही वे हवा में गोलियां चलाकर सभी यात्रियों को डराने लगते हैं। अचानक मची इस अफरा तफरी से हर तरफ चीख पुकार मच जाती है। गोलियों की आवाज जंगल में काफी दूर तक गूंजती है और ब्रैड और टोनी भी उसे सुन लेते हैं। दोनों तुरंत समझ जाते हैं कि विमान के पास कुछ गंभीर हो चुका है। वे गाड़ी की रफ्तार और बढ़ा देते हैं ताकि जल्द से जल्द वहां पहुंच सकें। इधर गिरोह का सरगना एयर होस्टेस को धमकाकर सभी यात्रियों की सूची मांगता है। डरी हुई एयर होस्टेस मजबूरी में रिकॉर्ड उसे सौंप देती है। इसके बाद गिरोह का एक सदस्य को पायलट से पूछता है कि मुख्य पायलट कहाँ है। को पायलट जवाब देता है कि वह संचार का कोई साधन ढूंढने जंगल की ओर गया था और अभी तक वापस नहीं लौटा। इसी दौरान ब्रैड और टोनी भी घटनास्थल के पास पहुंच जाते हैं। हालांकि वे सीधे सामने आने के बजाय दूर से पूरी स्थिति का जायजा लेने लगते हैं, क्योंकि दुश्मनों की संख्या काफी ज्यादा थी। तभी मौका देखकर एक महिला यात्री वहां से भागने की कोशिश करती है, लेकिन गिरोह का एक सदस्य बिना किसी चेतावनी के उस पर गोली चला देता है। यह दृश्य देखकर ब्रैड का धैर्य टूटने लगता है और वह तुरंत आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन टोनी उसे रोक लेता है। वह धीमी आवाज में समझाता है कि अभी हमला करना आत्मघाती होगा। इतने हथियारबंद लोगों के बीच बिना योजना के जाने का मतलब अपनी जान गंवाना है, जबकि इससे बाकी यात्रियों की भी कोई मदद नहीं होगी। कुछ देर बाद गिरोह का सरगना सभी यात्रियों को जबरन एक बस में भर देता है। रवाना होने से पहले वह अपने 2 आदमियों को विमान के पास छोड़ देता है और आदेश देता है कि जहाज में जो भी कीमती सामान मिले सब लूट लिया जाए। इसके बाद पूरी टोली बंधकों को अपने ठिकाने की ओर ले जाती है। दुश्मनों के जाते ही ब्रैड गुस्से में टोनी पर भड़क उठता है। वह कहता है कि उनकी आंखों के सामने यात्रियों को उठा लिया गया और वे कुछ नहीं कर सके। टोनी शांत रहते हुए समझाता है कि भावनाओं में लिया गया फैसला सबकी मौत का कारण बन सकता था। पहले दुश्मन का ठिकाना और उनकी ताकत जानना जरूरी है, तभी सही समय पर हमला किया जा सकता है। इसके बाद दोनों विमान की ओर बढ़ते हैं, जहां पीछे छोड़े गए दोनों लुटेरे अभी भी सामान इकट्ठा कर रहे थे। ब्रैड और टोनी अचानक उन पर धावा बोल देते हैं और उन्हें हथियारों के बल पर काबू कर लेते हैं। पूछताछ के दौरान ब्रैड उनसे उनके सरगना के ठिकाने के बारे में पूछता है। डर के मारे उनमें से एक बता देता है कि यहाँ से कुछ दूरी पर उनका एक छिपा हुआ बेस है और सभी बंधकों को वहीं ले जाया गया है। उधर दूसरी तरफ
ब्रैड की बेटी उसके बताए अनुसार सारी जानकारी एक कागज पर लिखकर रेस्क्यू विशेषज्ञ तक पहुंचा देती है। उस कागज में विमान की अनुमानित लोकेशन और पूरी घटना का विवरण दर्ज था। अब पहली बार बचाव अभियान के सही दिशा में बढ़ने की उम्मीद दिखाई देने लगती है। उधर रेस्क्यू विशेषज्ञ ब्रैड की भेजी हुई जानकारी के आधार पर तुरंत सैटेलाइट डेटा खंगालना शुरू करता है। कुछ ही देर की जांच के बाद विमान की सटीक लोकेशन सामने आ जाती है। अब यह साफ हो चुका था कि विमान समुद्र के बीच मौजूद एक सुनसान द्वीप पर फंसा हुआ है। जांच के दौरान उन्हें यह भी पता चलता है कि उस इलाके पर एक बेहद खतरनाक हथियारबंद गिरोह का कब्जा है, जिससे यह मिशन और भी जोखिम भरा बन जाता है। हालात की गंभीरता को देखते हुए रेस्क्यू विशेषज्ञ तुरंत एक निजी सुरक्षा बल के कमांडर से संपर्क करता है। वह पूरी घटना विस्तार से समझाता है और बिना देर किए बचाव अभियान शुरू करने का आदेश देता है। मिशन स्वीकार करते ही कमांडर अपनी टीम को तैयार होने का निर्देश देता है। हथियारों के साथ साथ जरूरी सामान और फिरौती जैसी स्थिति से निपटने के लिए नकदी से भरे बैग भी वाहनों में रखे जाते हैं। सारी तैयारी पूरी होते ही टीम द्वीप की ओर रवाना हो जाती है। इधर ब्रैड विमान के पास लौटकर देखता है कि को पायलट ने आतंकवादियों के आने से पहले ही बिजली की खराबी काफी हद तक ठीक कर दी थी। विमान के कुछ सिस्टम दोबारा चालू हो चुके थे। ये देखकर ब्रैड के भीतर उम्मीद की नई किरण जाग उठती है। वह अपनी जैकेट पर एक जरूरी संदेश लिखकर छोड़ देता है, ताकि अगर कोई रेस्क्यू टीम विमान तक पहुंचे तो उन्हें समझ आ जाए कि वह किस दिशा में गया है। इसके बाद वह और टोनी बंधकों को ले जाए गए रास्ते पर आगे बढ़ जाते हैं। घने जंगल और कठिन रास्तों को पार करने के बाद दोनों आखिरकार दुश्मनों के गुप्त अड्डे तक पहुंच जाते हैं। पूरी सावधानी के साथ वे अंदर घुसते हैं और छिपकर आसपास का जायजा लेते हैं। वहां का नजारा बेहद भयावह था। गिरोह के लोग बंधक बनाए गए यात्रियों को धमका रहे थे और उनके वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे, ताकि बाद में उनके परिवारों से भारी फिरौती की मांग की जा सके। उधर बचाव दल भी आखिरकार विमान तक पहुंच जाता है, लेकिन वहां कोई यात्री दिखाई नहीं देता। टीम का कमांडर अंदर जाकर जांच करता है तो उसे 2 हथियारबंद बदमाशों के शव मिलते हैं। इससे उसे समझ आ जाता है कि ब्रैड यहां से गुजर चुका है और उसने मुकाबला भी किया है। तलाशी के दौरान उसे ब्रैड का छोड़ा हुआ संदेश भी मिल जाता है। उसमें दुश्मनों के अड्डे तक पहुंचने का रास्ता साफ साफ लिखा था। अब रेस्क्यू टीम सीधे उसी दिशा में बढ़ने लगती है। दूसरी ओर ब्रैड और टोनी अभी भी सही मौके का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही उन्हें मौका मिलता है, दोनों पीछे से हमला कर 2 पहरेदारों को चुपचाप खत्म कर देते हैं। इसके बाद वे बेहद सावधानी से आगे बढ़ते हैं और उस इमारत के पास पहुंचते हैं जहां सभी यात्रियों को बंद करके रखा गया था। ब्रैड तुरंत दरवाजा खोलना चाहता था, लेकिन बाहर कई हथियारबंद पहरेदार तैनात थे और ताला खोलने की कोई चाबी उनके पास नहीं थी। इसलिए दोनों पहले रास्ता साफ करने का फैसला करते हैं। एक एक करके वे पहरेदारों को बिना शोर किए खत्म करने लगते हैं। टोनी अपने जबरदस्त लड़ाकू अनुभव का इस्तेमाल करते हुए कई हमलावरों को नजदीकी लड़ाई में ढेर कर देता है। आखिरकार ब्रैड एक घायल गार्ड से चाबी छीन लेता है। वह तुरंत बंद कमरे का ताला खोलता है और अंदर कैद सभी यात्रियों को बाहर निकाल देता है। धीमी आवाज में वह सबको निर्देश देता है कि बिना किसी तरह का शोर किए उसी बस तक पहुंचें जिसमें उन्हें यहाँ लाया गया था। डरे हुए यात्री उसकी बात मानते हुए तेजी से बस की ओर बढ़ने लगते हैं, जबकि ब्रैड और टोनी पीछे रहकर उनके सुरक्षित निकलने का रास्ता साफ करते हैं। इसी बीच टोनी तेजी से ब्रैड के पास आता है और धीमी आवाज में बताता है कि इस ठिकाने से बाहर जाने का सिर्फ एक रास्ता है। समस्या यह थी कि उसी निकास पर हथियारों से लैस कई लोग निगरानी कर रहे थे। अगर यात्रियों का समूह वहां दिखाई दे गया तो वे बिना किसी चेतावनी के गोलियां चला देंगे। डरे हुए यात्रियों को देखकर ब्रैड एक बेहद जोखिम भरा फैसला करता है। वह टोनी से कहता है कि वह खुद सामने जाकर दुश्मनों का ध्यान अपनी ओर खींचेगा। इस दौरान टोनी बाकी लोगों को लेकर बस के जरिए वहां से निकल जाएगा। टोनी तुरंत इस योजना का विरोध करता है। वह साफ कहता है कि ऐसा करने का मतलब अपनी जान दुश्मनों के हवाले करना है, लेकिन ब्रैड शांत आवाज में जवाब देता है कि उनके पास अब कोई दूसरा विकल्प नहीं बचा है। आखिरकार टोनी मजबूरी में उसकी योजना मान लेता है। कुछ ही देर बाद ब्रैड खुद सामने निकल आता है और सीधे गिरोह के सरगना का सामना करता है। वह ऊंची आवाज में कहता है कि उनकी लोकेशन पहले ही बाहरी दुनिया तक पहुंच चुकी है और बचाव दल किसी भी समय यहां पहुंच सकता है। इसलिए अगर वे समझदारी दिखाएं तो यात्रियों को छोड़कर अपनी जान बचा सकते हैं। ब्रैड की बात सुनकर पूरा गिरोह ठाका लगाने लगता है। उनका सरगना गुस्से में कहता है कि बिना फिरौती लिए वह किसी बंधक को कभी आजाद नहीं करता। उसके इशारे पर कई हथियारबंद लोग ब्रैड की ओर बढ़ने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वे हमला करने वाले होते हैं तभी चारों तरफ अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठती है। एक निजी बचाव दल ठीक उसी समय वहां पहुंच जाता है और बिना देर किए आतंकवादियों पर जवाबी हमला शुरू कर देता है। दोनों पक्षों के बीच
जबरदस्त गोलीबारी छिड़ जाती है। लंबी मुठभेड़ के बाद कई हमलावर मारे जाते हैं और इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर रेस्क्यू टीम ब्रैड को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। वे उसे बस में बैठाकर तुरंत वहां से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ गिरोह का सरगना अपने आसपास बिखरे शवों को देखता है। तभी उसकी नजर अपने छोटे भाई पर पड़ती है जो इस लड़ाई में मारा जा चुका था। यह दृश्य देखते ही उसका गुस्सा चरम पर पहुंच जाता है। वह कसम खाता है कि इस हमले का बदला लेकर रहेगा और किसी भी बचने वाले को जिंदा नहीं छोड़ेगा। वह तुरंत अपने बचे हुए लड़ाकों को हथियार उठाने और पीछा करने का आदेश देता है। उधर भागते समय बस के अंदर निजी सुरक्षा दल का कमांडर एक अहम सच बताता है। वह कहता है कि वे सरकारी बचाव बल का हिस्सा नहीं हैं। उनकी टीम में केवल 5 लोग हैं जिन्हें शुरुआती सहायता के लिए भेजा गया है। असली रेस्क्यू फोर्स को यहां पहुंचने में अभी काफी समय लगेगा। यह बात सुनते ही ब्रैड समझ जाता है कि उनके पास इंतजार करने का समय बिल्कुल नहीं है। दुश्मन जल्द ही उनका पीछा करते हुए यहां पहुंच जाएगा। विमान के पास पहुंचते ही उसे याद आता है कि को पायलट पहले ही बिजली की व्यवस्था काफी हद तक बहाल कर चुका था। इसका मतलब था कि विमान दोबारा उड़ान भरने की स्थिति में हो सकता है। ब्रैड तुरंत सभी यात्रियों को इकट्ठा करता है और बिना समय गंवाए कहता है कि अब किसी मदद का इंतजार करना आत्मघाती होगा। अगर वे यहीं रुके रहे तो दुश्मन उन्हें घेर लेगा। इसलिए सभी तुरंत विमान में सवार हो जाएं, क्योंकि अब यहां से निकलने की कोशिश उन्हें खुद ही करनी होगी। ब्रैड के आदेश मिलते ही सभी यात्री तेजी से दोबारा विमान में सवार होने लगते हैं। समय बेहद कम था, इसलिए कोई भी पल गंवाने की गुंजाइश नहीं थी। ब्रैड और उसका को पायलट तुरंत कॉकपिट में पहुंचकर विमान के सभी जरूरी सिस्टम की जांच शुरू कर देते हैं। दूसरी ओर निजी सुरक्षा दल के जवान विमान के बाहर मोर्चा संभाल लेते हैं ताकि दुश्मनों को कुछ देर तक रोका जा सके। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ता। कुछ ही पलों में हथियारबंद गिरोह वहां पहुंच जाता है और दोनों पक्षों के बीच भीषण गोलीबारी शुरू हो जाती है। बेहतर हथियारों और रणनीति की बदौलत निजी सुरक्षा दल कई हमलावरों को ढेर कर देता है, लेकिन दुश्मनों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही थी। ब्रैड बाहर मौजूद टीम के कमांडर से आवाज लगाकर कहता है कि उसे इंजन तैयार करने के लिए सिर्फ कुछ मिनट चाहिए। वह भरोसा दिलाता है कि जैसे ही विमान उड़ान के लिए तैयार होगा सभी लोग तुरंत अंदर आ जाएं। इसके बाद वह टोनी के पास पहुंचता है और अब तक दिए गए उसके साथ और मदद के लिए दिल से धन्यवाद कहता है। फिर गोलियों की बौछार के बीच झुकते हुए किसी तरह कॉकपिट तक पहुंचता है, जहां वह और उसका को पायलट विमान को दोबारा उड़ाने की प्रक्रिया में जुट जाते हैं। उधर लगातार लड़ाई के दौरान टोनी की राइफल की मैगजीन खाली हो जाती है। वह जल्दबाजी में निजी सुरक्षा दल का सामान खोलकर नई गोलियां ढूंढने लगता है। उसी दौरान उसकी नजर नकदी से भरे एक बैग पर पड़ती है। हालांकि उस वक्त उसके लिए सबसे जरूरी चीज हथियार थे। वह पैसों को नजरअंदाज कर नई मैगजीन उठाता है और दोबारा दुश्मनों पर जवाबी फायरिंग शुरू कर देता है। इसी बीच कॉकपिट में ब्रैड इंजन सफलतापूर्वक चालू कर देता है और विमान को उड़ान की दिशा में ले जाने लगता है। जैसे जैसे विमान आगे बढ़ता है निजी सुरक्षा दल के सदस्य मौका देखकर एक एक कर उसके अंदर चढ़ने लगते हैं। टोनी पीछे रहकर लगातार कवर फायर देता है ताकि कोई हमलावर उनके करीब न पहुंच सके। विमान में बिजली लौट आने से रेडियो सिस्टम भी दोबारा काम करने लगता है। इस बार एयरलाइन कंपनी से संपर्क स्थापित हो जाता है। दूसरी ओर मौजूद अधिकारी ब्रैड को सुरक्षित एयरपोर्ट तक पहुंचने के लिए जरूरी निर्देश देने की तैयारी करता है। जब लगभग सभी लोग विमान में पहुंच जाते हैं तभी सबको एहसास होता है कि टोनी अब भी बाहर है, लेकिन वह विमान की ओर नहीं लौटता। वह नकदी से भरा बैग उठाता है और जंगल की तरफ दौड़ पड़ता है। उसे पता था कि अगर वह वापस सभ्य दुनिया में गया तो उसका अतीत उसे फिर जेल की सलाखों के पीछे पहुंचा देगा। उधर आतंकवादी गिरोह का सरगना अपने लगभग सभी साथियों को मरते देखकर बेकाबू हो चुका था। आखिरी कोशिश के तौर पर वह एक रॉकेट लॉन्चर उठाता है और उड़ान भरने की तैयारी कर रहे विमान को निशाना बनाता है। उसी क्षण टोनी की नजर उस पर पड़ जाती है। बिना एक सेकंड गंवाए वह अपनी बंदूक उठाकर सटीक निशाना लगाता है। गोली सीधे सरगना को लगती है और वह वहीं ढेर हो जाता है। रॉकेट दागने से पहले ही उसका हमला नाकाम हो जाता है और विमान में बैठे सभी लोगों की जान बच जाती है। ब्रैड दूर से यह सब देख लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर टोनी ने समय रहते यह कदम न उठाया होता तो कोई भी जीवित नहीं बचता। पूरी ताकत लगाकर ब्रैड आखिरकार विमान को सफलतापूर्वक आसमान में उठा देता है। धीरे धीरे वह खतरनाक द्वीप पीछे छूटने लगता है। जंगल के किनारे खड़ा टोनी उड़ते हुए विमान को तब तक देखता रहता है जब तक वह बादलों में ओझल नहीं हो जाता। उसके चेहरे पर हल्की सी संतुष्टि थी कि उसने आखिरकार उन लोगों की जान बचा ली। इसके बाद वह नकदी से भरा बैग अपने कंधे पर डालता है और घने जंगल की तरफ बढ़ते हुए हमेशा के लिए
लिए नजरों से गायब हो जाता है। उधर ब्रैड विमान को सुरक्षित दिशा में ले जाता है। अब सबसे खतरनाक पड़ाव पीछे छूट चुका था और आखिरकार सभी यात्रियों की जिंदगी फिर से उम्मीद की ओर लौटने लगी। इसी दौरान एयरलाइन कंपनी का मालिक रेडियो के जरिए दोबारा ब्रैड से संपर्क करता है। वह उसे पास ही मौजूद एक सुरक्षित एयरपोर्ट की जानकारी देता है जहां आपातकालीन लैंडिंग कराई जा सकती थी। ब्रैड बिना देर किए विमान का रुख उसी दिशा में मोड़ देता है और पूरी सावधानी के साथ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन मंजिल तक पहुंचने से पहले किस्मत एक बार फिर उनकी परीक्षा लेने लगती है। अचानक विमान के एक इंजन में तेज आग भड़क उठती है। चेतावनी देने वाले अलार्म लगातार बजने लगते हैं और कॉकपिट की स्क्रीन पर एक के बाद एक खतरे के संकेत दिखाई देने लगते हैं। हर गुजरते सेकंड के साथ विमान की स्थिति और गंभीर होती जा रही थी। ब्रैड तुरंत इमरजेंसी प्रोटोकॉल सक्रिय करता है और अपने को पायलट के साथ मिलकर विमान को किसी भी तरह सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिश में जुट जाता है। एक तरफ जलता हुआ इंजन, दूसरी तरफ विमान में बैठे दर्जनों लोगों की जिम्मेदारी। ऐसे हालात में एक छोटी सी गलती भी सब कुछ खत्म कर सकती थी। काफी संघर्ष और सटीक फैसलों के बाद आखिर वह पल आ ही जाता है। ब्रैड विमान को सफलतापूर्वक रनवे पर उतार देता है। जैसे ही जहाज पूरी तरह रुकता है, कॉकपिट में बैठे दोनों पायलट राहत की सांस लेते हैं। सबसे बड़ी बात यह थी कि इस अंतिम संकट से भी सभी यात्री सुरक्षित बच गए थे। उधर कंट्रोल सेंटर में मौजूद अधिकारी और एयरलाइन की पूरी टीम भी यह खबर मिलते ही खुशी से झूम उठती है। कई घंटों से चला आ रहा तनाव आखिरकार खत्म हो चुका था। ब्रैड तुरंत अपनी सीट छोड़कर केबिन में पहुंचता है। वह एक एक यात्री को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि सभी ठीक हैं। जब उसे यकीन हो जाता है कि हर कोई सुरक्षित है, तब उसके चेहरे पर पहली बार सुकून भरी मुस्कान दिखाई देती है। यात्री भी उसकी बहादुरी और सूझबूझ के लिए खड़े होकर तालियां बजाने लगते हैं। कई लोगों की आंखें नम थीं। हर कोई जानता था कि अगर ब्रैड ने सही समय पर सही फैसले न लिए होते तो शायद कोई भी इस सफर से जिंदा वापस नहीं लौट पाता। कुछ ही देर बाद सरकारी बचाव दल भी एयरपोर्ट पर पहुंच जाता है। मेडिकल टीमें और सुरक्षा कर्मी सभी यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालते हैं। लंबे समय तक मौत के साए में रहने के बाद आखिरकार लोगों के चेहरों पर राहत और खुशी साफ दिखाई देने लगती है। ब्रैड खुद एक एक यात्री को सुरक्षित रेस्क्यू टीम के हवाले करता है। जब अंतिम यात्री भी विमान से उतर जाता है, तब वह गहरी सांस लेकर विमान की सीढ़ियों पर बैठ जाता है। कई घंटों से लगातार संघर्ष करने के बाद अब उसे पहली बार आराम करने का मौका मिला था। वह अपना मोबाइल निकालता है और तुरंत अपनी बेटी को कॉल करता है। जैसे ही दूसरी तरफ से उसकी आवाज सुनाई देती है, ब्रैड के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान लौट आती है। दोनों कुछ पल तक बिना कुछ कहे एक दूसरे की आवाज सुनते रहते हैं, मानो इस मुश्किल सफर का सबसे खूबसूरत अंत यही हो। इसी भावनात्मक पल के साथ यह रोमांच, एक्शन और सर्वाइवल से भरपूर कहानी अपने अंत तक पहुंचती है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि ऐसी ही शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आपको मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई और रोमांचक कहानी के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।